गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन, श्वसन। उस चैप्टर में हमने बात की थी कि भाई श्वसन जो है वो किसे कहते हैं। आज हम उसी को और आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। दोस्तों, इस ग्लाइकोलाइसिस को हमने कल थोड़ा सा देखा था कि भी ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कि जब श्वसन की प्रक्रिया के अंदर है ना, श्वसनीय प्रक्रिया के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज को तोड़ करके बनाया जाता है आपके पायरुविक अम्ल। क्या बनाया जाता है? पायरुविक अम्ल बनाया जाता है, यानी कि पायरुविक एसिड। तो 1 मोल ग्लूकोज है ना, ध्यान रखना, 1 मोल जो ग्लूकोज है वो टूट करके 2 मोल यानी कि 2 अणु पायरुविक अम्ल बनाता है। और श्वसन के इस चरण में है ना, श्वसन के इस चरण को कहते हैं आपके ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो क्रिया विधि है, ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में संपूर्ण होती है। एक चीज आपको और बता दूं कि चाहे अनऑक्सीश्वसन हो चाहे ऑक्सीश्वसन हो, श्वसन का जो ये प्रथम चरण है, फर्स्ट जो स्टेप है, वो दोनों में सेम होता है। यानी कि अगर हम बात करें सूक्ष्म जीवों की, है ना, कि सूक्ष्म जीवों में श्वसन हो रहा है या विकसित जो जीव है उनमें श्वसन हो रहा है, तो इनके अंदर जो शुरुआती जो स्टेप है, प्रथम जो चरण है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ये कोशिका द्रव में कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, और ये दोनों में एक जैसी प्रक्रिया होती है। यानी कि हम बात अगर वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीश्वसन की करें या अनऑक्सीश्वसन की करें, श्वसन का प्रथम जो चरण है वो दोनों में सेम होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। तो हम आज जो इसका फर्स्ट जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, उसको डिटेल से देख रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो अभी हमने देखा था कि ये कहां कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट होता है दोस्तों कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में। क्लियर? देखिए, मान लीजिए कि कोई ये एक सामान्य कोशिका है, पादप कोशिका, ठीक है, जिसमें ये इसका हो गया केंद्रक, ये इसके केंद्र के सभी भाग, और ये इसके अंदर मान लीजिए ये अंग हो गया इसका माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी बहुत से अंग हैं, हम उन सबकी बात नहीं कर रहे। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसकी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब ग्लूकोज को तोड़ने की जब बारी आती है, तो जो ये साइटोप्लाज्म है, कहां दोस्तों? साइटोप्लाज्म यानी कि आपकी कोशिका द्रव्य। तो इस कोशिका द्रव में इस ग्लूकोज को, है ना, कोशिका द्रव के अंदर इस ग्लूकोज को दोस्तों तोड़ा जाता है। ग्लूकोज को तोड़ करके एक पदार्थ बनाया जाता है, एक कार्बनिक यौगिक बनता है, और उस कार्बनिक यौगिक को कहते हैं दोस्तों पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड या अम्ल। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड जो है वो कुछ एक और मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। उसको कहते हैं दोस्तों कोएंजाइम ए। क्या कहते हैं? कोएंजाइम ए। ये जो मध्यवर्ती उत्पाद है ये फिर आगे दोस्तों एंटर करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां एंटर करता है दोस्तों? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहे हो बात को? कभी कोशिका द्रव के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा गया, ग्लूकोज को तोड़ करके पायरुविक अम्ल बनाया गया, और ये पायरुविक अम्ल कुछ एक उत्पाद बनाता है, इसको मध्यवर्ती उत्पाद भी कहते हैं, और उसका नाम होता है आपके कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए।
और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके और आगे क्या बनाता है दोस्तों, और आगे इसके द्वारा एक प्रक्रिया होती है, उसका नाम है ईटीएस, और एक होता है आपके क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। तो इन दोनों के माध्यम से फाइनली एटीपी बनाई जाती है। तो दोस्तों ये एक डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसलिए बताया है ताकि आपके दिमाग में ये तो श्योर हो जाए कि आगे होगा क्या, है ना। तो मैंने आपको एक मूवी की तरह, है ना, मूवी बताने से पहले उसका जो ट्रेलर है वो ट्रेलर मैंने आपको बताया है कि क्या होगा कि कोशिका द्रव के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, तोड़ करके कुछ पदार्थ बनेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप्स को कहते हैं आपकी क्रेब्स साइकिल, और अनदर जो वन होता है उसको कहते हैं दोस्तों ईटीएस, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, और उसके द्वारा फाइनली आपकी एटीपी बनाई जाती है। चूंकि एटीपी बन कहां रही है ना, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, इसीलिए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह कह दो, बिजली घर कह दो, पावर हाउस कह दो। तो ये सब जो है वो इसको कहने का कारण यही है कि इसके अंदर ऊर्जा बनाई जाती है, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। क्लियर। चलो तो अब हम इसका जो फर्स्ट स्टेप है ना, गौर से सुनिएगा दोस्तों, कि जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और ग्लूकोज के तोड़ने का जो ये स्टेप है ना, तो इस स्टेप को दोस्तों कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस फर्स्ट स्टेप को थोड़ा डिटेल से अब देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं शब्द का मीनिंग बताता हूं कि ग्लाइको, है ना, ग्लाइकोलाइसिस ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो है आपके ग्लाइको, उसका मतलब सामान्यतः वही है, सिंपल जो आप समझ रहे हैं, ग्लूकोज। ग्लाइको है ना, ये ग्लाइकोज जो वर्ड है ये ग्लूकोज का मीनिंग देता है। और लाइसिस, लाइसिस का मीनिंग दोस्तों आप ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे लाइसिस, तो लाइसिस का मतलब होता है दोस्तों या तो टूटना, तोड़ना या गलाना, है ना, ब्रेक डाउन होना। तो लाइसिस का मतलब होता है टूटना, गलाना, ठीक है, समझ रहे हो बात को, या पृथक करना भी कह सकते हो, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में टूटना। तो ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग क्या आता है कि ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का गलना, या ग्लूकोज का छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाना, स्मॉल पार्ट में, स्मॉल सबस्ट्रेट के अंदर चेंज हो जाना। तो ये जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं दोस्तों आपके ग्लाइकोलाइसिस। और ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये एक कोशिका द्रव में कंप्लीट की जाती है। समझ में आ रहा है सबको, है ना। वेरी, अब देखिए, अब बात आती है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस को एक और नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं आपके EMP पाथवे। अंग्रेजी में बात करें तो, हिंदी में कहते हैं EMP पथ। अब पथ कह दीजिए, मार्ग कह दीजिए, एक ही बात है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। अब बात यह आती है कि क्या कारण है इसको EMP पाथवे कहने का, चलो चर्चा करते हैं। देखिए, हुआ क्या कि इन ग्लाइकोलाइसिस का जो कंप्लीट जो स्टेप है, चरण है ना, उन चरणों की, स्टेप्स की जो डिस्कवरी की थी, खोज की थी, वो तीन अलग अलग वैज्ञानिक थे। कौन थे? तीन अलग अलग वैज्ञानिक थे, एमडेम, मेयरहॉफ और पार्नस। कौन थे दोस्तों? एमडेम, मेयरहॉफ और पार्नस। तो इन तीनों साइंटिस्ट के जो फर्स्ट अल्फाबेट है, उसी फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको EMP पाथवे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपसे एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि EMP पाथवे किसको कहते हैं, है ना, या EMP पाथवे या पथ
किसका अन्य नाम है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस को ही कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? कि ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरणों को समझाइए। या फिर ईएमपी पथ या मार्ग किसको कहते हैं, आलेख द्वारा इसको समझाइए। तो दोनों ही क्वेश्चनों का दोस्तों ध्यान रखना, आंसर एक ही होगा। और वो क्या होगा कि ग्लूकोज टूटेगा, टूट करके पायरुविक अम्ल बनाएगा। राइट? तो देखिए दोस्तों, इसको हम एकदम सिंपल वे में, और मैं यहां बात कर लेता हूं कि इसके अंदर क्या होगा कि कोशिका द्रव के अंदर, है ना, कोशिका द्रव के अंदर दोस्तों आपके ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। ध्यान रखना, एक अणु, है ना, यहां इंपॉर्टेंट चीज है। मैं देखो दोस्तों, बार बार फोर्सली कह रहा हूं 1 मोल, है ना, 1 मोलिक्यूल, एक अणु। कारण कि आगे के जो भी कैलकुलेशन है उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए वीडियो को एकदम अच्छे से अंत तक जरूर देखें। समझ में ना आए तो रिपीट करके दोबारा जरूर देखें। बहुत इजी टॉपिक है ये। कब? जब आप हर एक स्टेप को अच्छे से सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और ये वो टॉपिक है दोस्तों जिसमें आपके नंबर कटने की जो संभावना है वो न के बराबर होती है। कुछ नहीं है, इसमें आपको स्टेप्स को अच्छे से देखना होता है और उसी को लर्न करना होता है। चलो तो बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में होगा क्या। तो ग्लाइकोलाइसिस में दोस्तों कोशिका द्रव के अंदर ग्लूकोज का जो एक अणु है ना, एक अणु जो ग्लूकोज है, ठीक है दोस्तों, ये दो अणु जिसको अपन शॉर्ट में बात करेंगे मोल, एम लिख करके, है ना। तो दो अणु क्या बनाया जाएगा, पायरुविक अम्ल, यानी कि पायरुविक एसिड। तो इस कंप्लीट स्टेप को दोस्तों कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का गलना, टूटना। ठीक है, चलो इसको और क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों और ईएमपी पाथवे या पथ या मार्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो खोज है एमडेम, मेयरहॉफ और पार्नस नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअल में कैसे होता है। चलो देखिए दोस्तों, ये जो आप एक स्टेप बाय स्टेप जो एक ग्राफ देख रहे हैं, एक स्टेप्स के देख रहे हैं, ये आपकी कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस है। अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या देखा था कि जो ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को, है ना, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में चेंज किया जाएगा। तो दोस्तों इतनी सिंपल जो दिखने वाली एक्टिविटी है वो इतनी सिंपल है नहीं, है ना। तो उसके कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, अब उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा कि ग्लूकोज का जो एक मोल है, देखिए दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं 1 मोल, 1 मोल, राइट। और हां एक चीज और गौर से देखिएगा दोस्तों, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। क्लियर? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। सॉरी। अब देखिए, ग्लूकोज जो है एंजाइम के प्रेजेंस में, है ना, ग्लूकोज जो है ये विशेष प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स की बदौलत ये कंप्लीट एक्टिविटी होती है। तो यहां एक वर्ड आ रहा है हमारे एंजाइम। तो दोस्तों ध्यान रखना, एंजाइम जो है ये विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। चूंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया है, इसलिए हो सकता है मेरे किसी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को दिक्कत हो, तो मैं एक बार आपका समय इसके ऊपर जरूर लूंगा कि एंजाइम है क्या। क्लियर? तो दोस्तों एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इनको पहचानने का एक सामान्य सा एक फंडा है, वो मैं आपको बताता हूं कि शब्द के पीछे एज लगा होगा, है ना, शब्द के पीछे आपके एज दिखेगा, तो वो सभी जो शब्द है वो 100% आपके एंजाइम होते हैं, है ना।
जैसे हेक्सोकाइनेज, जैसे हम यहां बात करेंगे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हेक्साकाइनेज, तो ये एज जो है ना, एज शब्द वाले जो भी शब्द होंगे, जो भी वर्ड्स होंगे जो आप पढ़ेंगे है ना, तो वो सभी पदार्थ आपके क्या होते हैं दोस्तों, एंजाइम होते हैं। अब ये आती है बात कि सर ये एंजाइम करते क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और बात करें, एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं, जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है या कहते हैं। क्या कहते हैं इनको दोस्तों, इनको जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। अब तो मेरे काफी दोस्तों को समझ में आ गया होगा कि एंजाइम कौन है। फिर भी हम बात कर रहे हैं, देखिए एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक होते हैं, है ना। और आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक उत्प्रेरक का क्या काम है ना, कैटालाइज का क्या कार्य है, राइट। तो एक उत्प्रेरक हमें दोस्तों पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट करवाता है, या यूं कहूं कि उसके टाइम को कम कर देता है, समझ रहे हो बात को, और खुद लास्ट में अनचेंज है ना, वापस से सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर। तो ये वही है, ये वही पदार्थ है जिनको जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये उत्प्रेरक जो है ये जीवित कोशिका में बनते हैं। अभी जीवित कोशिका में बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक शब्द था आपके एंजाइम, दिक्कत ना हो आपको, इसलिए हम इसको थोड़ा सा देख रहे हैं कि एंजाइम एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने हुए पदार्थ होते हैं। शब्द के पीछे आपको एज मिलेगा, ठीक है। और जैसे एक्साकाइनेज, माल्टेज, सुक्रेज, ये सारे जो शब्द हैं वो एंजाइम होते हैं। इनको जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये विशेष प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं जिनका निर्माण जीवित कोशिका के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आगे एंजाइम जो शब्द है आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखिए, तो अब हम यहां बात कर रहे हैं कि एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका होता है कार्बन 6 C6H12O6, जो कि विशेष एंजाइम की उपस्थिति में, ध्यान रखना यहां पर एटीपी को खर्च किया जाता है। हाँ दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही, यहां पर एटीपी जो स्टोर होती है ना उसको खर्च किया जाता है। तो एटीपी को जब तोड़ा जाता है दोस्तों तब आपके बनती है एटीपी, और ये ग्लूकोज बदल जाता है दोस्तों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। आइसोमेरेज जो एंजाइम होते हैं उसकी उपस्थिति में ये बदल जाता है। देन यहां पर फिर से जो एटीपी है, एटीपी को खर्च किया जाता है और एडीपी के रूप में इसको बदल दिया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, इस समय फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदल जाता है। अब देखिए, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो है वो डायरेक्ट इसको सीधा सीधा रट लेते हैं। तो दोस्तों अपने को ऐसा नहीं करना है, एक बार अच्छे से समझना है पूरा अच्छे से कि हो क्या रहा है। देखिए, ग्लूकोज था 6 कार्बन का, ये बदल गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ऐसा क्या हुआ वो सुनिए, मैं इस स्टेप को, इस समीकरण को यहां बता रहा हूं। देखिए होता क्या है कि ये जो ग्लूकोज है, राइट, ग्लूकोज जो है जब ये एटीपी टूटती है, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो जब ये एटीपी टूटती है ना, जब यहां एटीपी टूटती है तो ये बनाता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बनाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये जो फॉस्फेट है दोस्तों ये इस ग्लूकोज के साथ में ऐड हो जाता है, और जब ये ग्लूकोज के साथ में ऐड हो जाता है दोस्तों तब जाकर के बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन जाता है ये, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, ये इसके आइसोमर में चेंज हो गया, यानी कि समावेवी में चेंज हो गया, उसको कहते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब यहां पर फिर से वही, यहां देखिए क्या होगा कि जो फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये एटीपी के टूटने से जो फॉस्फेट बना है उस फॉस्फेट को अपने साथ ऐड कर लेगा, है ना, उस फॉस्फेट को अपने साथ ऐड कर लेगा, और ऐड करने के बाद में दोस्तों क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। समझ में आ रहा है दोस्तों? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जब एटीपी टूटेगी तब तब एडीपी और एक फॉस्फेट का अणु बनेगा, और वो फॉस्फेट का अणु उस क्रियाधार के साथ में जुड़ जाता है। तो इसीलिए यहां फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद में अब हमने इसको फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कहा है। ये एक फॉस्फेट आया कहां से? ये एक फॉस्फेट आया दोस्तों एटीपी के टूटने से। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसी तरीके से फ्रक्टोज 1,6 जो डाइफॉस्फेट है दोस्तों, ध्यान रखना अभी भी यहां पर 1 मोल ही है ना, एक एक ही अणु बने सारे जैसे 6 कार्बन के सारे एक एक अणु बने हैं। ठीक है, अब यहां क्या होगा कि यहां ट्रायोज फॉस्फेटेज जो एक एंजाइम है, उस एंजाइम की उपस्थिति में दोस्तों ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, ये 2 अणुओं में टूटेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है ये आपके 2 भागों में टूटता है। कैसे? ये 2 अणु बनाता है 3-3 कार्बन के, एक 3 कार्बन का अणु बनता है दोस्तों फॉस्फोगिल्सेल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि PgAl क्या बनाता है, यहां बात कर लेता हूं, ये टूट करके बनाता है PgAl, फॉस्फोगिल्सेल्डिहाइड। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। कितने अणु? 2 अणु। समझ रहे हो बात को? ठीक इसी तरीके से एक अणु और बनता है, उसको कहते हैं DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर कितने अणु बने हैं? 2 अणु बने हैं PgAl के, और 2 अणु बने हैं DHAP के। तो जब श्वसनीय प्रक्रिया के अंदर, स्टेप के अंदर PgAl को यूज कर लिया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना ये DHAP वापस इसमें बदल सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? ये DHAP वापस इसमें बदल जाता है। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते ही हैं, आपको इस सिंबल का मतलब अच्छे से पता है कि जब कोई अभिकारक एक दूसरे में बदल सकते हो तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय प्रकार की, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों आपस में चेंजेबल होते हैं। कब? जब पहले इसको यूज कर लिया जाएगा। तो यहां ध्यान क्या रखना है दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो यहां पर एक अणु था 6 कार्बन का, जो 3-3 कार्बन के, 3 कार्बन का ये और 3 कार्बन का ये, कितने अणु बनाते हैं? 2, यानी कि 2 तो PgAl बनते हैं और 2 ही DHAP बनते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए, अब हम आगे जब भी ये जो भी बात कर रहे हैं ये सारे 2-2 अणु हैं। तो अगर आप गौर से देखें, यहां इनटू में 2 लिखा हुआ है ना, तो मैं यहां थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं 2 मोल। तो अब देखो दोस्तों, ध्यान रखना कि यहां पर ये 3 है ना, ये PgAl गिल्सेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये क्या करता है कि यहां पर NAD, दोस्तों गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां NAD आयन जो है NADH2 का निर्माण करता है। कैसे? देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो NAD आयन है वो इस PgAl में से हाइड्रोजन को निकाल करके, है ना, हाइड्रोजन को निकाल करके दोस्तों NADH2 का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसको H2 भी लिख सकते हैं या H+H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, ये जो
जैसे ये टूट करके क्या बन जाता है, इसमें 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक बन जाता है। क्या बन जाता है, 1,3 डाई PGA यानी कि 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन जाता है। यहां पर अब दोस्तों गौर से सुनिएगा कि जब ये डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन जाता है तो ये ADP को खर्च करेगा, है ना। यहां ये ATP से क्या बना रहा है, यहां ये ATP से ATP का निर्माण पुनः करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर ATP खर्च हुई थी, यहां पर भी खर्च हो रही थी, लेकिन अब यहां ATP का निर्माण पुनः होता है और क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपके 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल यानी कि 3PGA। ये क्या बन जाता है, 3PGA बन जाता है। ये 3PGA और आगे, है ना, चेंज होकर के 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है, यानी कि 3PGA से ये बन जाता है 2PGA। क्या बन जाता है दोस्तों, 3PGA से 2PGA में बदल जाता है। ये फिर से, है ना, ये क्या करता है, जल के अणु को अपने में से निकाल करके दोस्तों ये बनाता है 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या बनाता है दोस्तों, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और फाइनली यहां पर फिर से दोस्तों ATP का निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण किया जाता है ATP का, और ये ग्लूकोज का जो एक अणु था फाइनली 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, 2 अणु बनते हैं किसके दोस्तों, पायरुविक अम्ल के। क्या बनते हैं, पायरुविक अम्ल। दोस्तों ध्यान रखना, इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये होता है CH3COCOOH। ये आपके पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला होता है, CH3COCOOH। कितने कार्बन है दोस्तों, गौर से देखें तो इसके अंदर दोस्तों देखिए 3 कार्बन है, 1, 2 और 3। तो कुल मिलाकर के दोस्तों क्या होता है कि 6 कार्बन वाला एक ग्लूकोज का अणु इतने स्टेप से, है ना, इतने स्टेप से चल करके और फाइनली 3 कार्बन के 2 अणुओं में बदल जाता है, और उस अणु को क्या कहते हैं, पायरुविक अम्ल। ठीक है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से ये लगातार टूटता जाता है। तो इसको एक बार हम पुनः से बात कर रहे हैं कि जो ग्लूकोज का टूटने का जो स्टेप है उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये श्वसन के चरण का ना, श्वसन के जो स्टेप्स होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा पायरुविक अम्ल में। क्लियर, तो मैं यहां पुनः उसका फॉर्मूला देता हूं, CH3COOOH। तो ये 3 कार्बन का एक यौगिक बनेगा और उस यौगिक को कहते हैं आपके पायरुविक अम्ल। कैसे टूटता है, अच्छा इसको और कहते हैं क्या है, EMP पाथवे भी कहते हैं। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, यहां पर ATP खर्च की जाती है। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन ATP को खर्च करके आपके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, 2 अलग अलग यौगिक बनाते हैं। एक को कहते हैं आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कि PGAL, और एक को कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी कि DHAP। जब इस PGAL को यूज कर लिया जाता है, ठीक उसी पश्चात सडन क्या होगा, ये DHAP वापस इसमें बदल जाता है, राइट, और फिर से इस ट्रैक को कंटिन्यू करा जाता है। तो 3 जो ये PGAL है ना, 3PGAL जो है ये यहां पर NADPH2 का निर्माण करके आपकी क्या बनाता है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। देन 3PGA के दौरान यहां पर एक ATP का निर्माण किया जाता है, समझ रहे हो। इसी तरीके से ये 3 जो PGA है, ये 3PGA 2PGA में बदलता है, और ये 2 जो PGA है ये आपके फाइनली किसमें बदल जाता है, आपके 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, और ये 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यहां पर एक ATP का निर्माण करके और किसमें बदल जाता है, ये आपके पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के
कुल मिलाकर के ये एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो टूट करके 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनाता है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों को मेरे ये जो टॉपिक्स है अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, है ना। चलो, तो अब इसमें हम आपको थोड़ा और देख रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या क्या है। एक शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ना, ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी खर्च हुए? तो ग्लाइकोलाइसिस में खर्च एटीपी और बनने वाले, है ना, बने खर्च एटीपी और कितने एटीपी बने, है ना, कितने खर्च हुए और कितने बने। तो देखिए, खर्च एटीपी की अगर संख्या की बात करें तो वो तो कितनी होती है दोस्तों, 2 एटीपी खर्च हुए, राइट। बने कितने, है ना, तो देखिए यहां पर 1 एटीपी आपको यहां दिख रहा है, 1 एटीपी आपको यहां दिख रहा है। चूंकि गौर से सुनिएगा दोस्तों, यहां कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2। तो 2 एटीपी अणु का निर्माण यहां होता है और 2 एटीपी अणु का निर्माण यहां होता है, राइट। तो देखिए, तो जो बने हैं वो बने हैं दोस्तों 2 + 2 के रूप में। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 4 बने, राइट। तो बने कितने? 4। खर्च कितने हो गए? 2। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर नेट की बात करें, है ना, कि फाइनल अगर इसके नेट की बात करें तो नेट में आप क्या निकालेंगे कि 2 एटीपी जो है ना, 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। क्लियर? अब एक चीज और गौर कीजिएगा कि इस दौरान एक आपको यौगिक दिख रहा है NADH2। कौन है? NADH2। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो NADH2 है ना, NADH2, तो NADH2 कितने बन रहे हैं दोस्तों? NADH2 भी 2 बनते हैं। कितने बनते हैं? 2। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज बताना जा रहा हूं कि एक NADPH2 एक स्टेप है ATS। उस ATS में जाकर के जो ATP है वो 3 ATP बनाते हैं। कितने बनाते हैं दोस्तों? 3 ATP अणु का निर्माण किया जाता है। किससे? एक NADP, एक NADH2 से, राइट। कब? ETS में जाकर के। तो ये ETS है क्या, हम आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अभी आप इतना दिमाग में रखें कि ये जो NADH2 है, ये एक जो है वो आपके 3 एटीपी का निर्माण करने की क्षमता रखता है। यानी कि 3 एटीपी जो है वो एक NADPH2 का पावर रखते हैं। क्लियर? तो देखिए, ये जो NADPH2 है, एक से कितने बनते हैं? 3। तो बनते कितने हैं आपके? 2। तो कितने हो गए? तो ये हो गए आपके 6 एटीपी। तो 6 एटीपी किससे बने? NADPH2 से। तो टोटल बता दीजिए, तो दोस्तों कुल जो एटीपी है, कुल एटीपी जो है वो कितनी प्राप्त होती है ग्लाइकोलाइसिस से? कितने हो गए? 6 2 8 एटीपी जो अणु हैं वो किससे बनते हैं दोस्तों? वो बनते हैं आपके ग्लाइकोलाइसिस से। समझ में आई क्या बात? रिपीट कर रहा हूं, ग्लाइकोलाइसिस में दोस्तों देखिए, 2 जगह पर, 1 और 2 जगह पर एक एटीपी अणु खर्च होते हैं, ठीक है। और 2 ही जगह पर 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। और एक जगह पर यहां आपके NADPH2 का निर्माण होता है। तो उसी को हमने देखा है और कुछ अलग से हमने कुछ भी नहीं किया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे आपको दिक्कत ना हो। और आप लोग याद करें दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, और जिसमें हमने, है ना, यहां लिखा था 36 या 38 एटीपी। तो उसी कैलकुलेशन को अब हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप है, इस ग्लाइकोलाइसिस में
दो जगह पर एटीपी खर्च हो रही है, स्टार्टिंग में और सेकेंड हाफ में, और दो ही जगह पर एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है और एक जगह पर NADPH2 का निर्माण किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें एटीपी जो खर्च है ना, एटीपी का जो खर्च है वो दो होते हैं, और जो बने हुए एटीपी है, या कितने एटीपी बने है ना, तो वो एटीपी होते हैं आपके 4। चूंकि दो खर्च हो गए हैं तो फाइनली डायरेक्ट शुद्ध तो एटीपी होते हैं 2, और 6 एटीपी जो हमें इनडायरेक्ट किससे मिलते हैं, वो मिलते हैं दोस्तों अपने NADH2 से। तो 6 2 8। तो दोस्तों गौर से इस आंकड़े को याद रखिएगा, सुनिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस से हमें 8 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है फाइनली। तो दोस्तों यहां तक हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों किण्वन। नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक है हमारा किण्वन। यानी कि फर्मेंटेशन। एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। कई बार क्या है दोस्तों कि पूरे चैप्टर में से इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं कि किण्वन किसे कहते हैं समझाइए। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अभी किण्वन है क्या उसको बताने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। देखिए, अगर दोस्तों आपको याद हो तो हमने यहां बात की थी कि ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में तोड़ा जाएगा और आगे का जो प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है। बराबर। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दोस्तों अपने को याद है कि आगे की कंप्लीट एक्टिविटी कोशिका द्रव में ही कंप्लीट होती है, और ऐसे शोषण को अनॉक्सी शोषण, ग्लूकोज के इस ऑक्सीकरण को अपूर्ण ऑक्सीकरण, और दोस्तों आपको बता दूं इसी को अनॉक्सी शोषण में ही एक एग्जाम्पल के रूप में या एक टॉपिक के रूप में आप याद कर सकते हैं। इसी को ही किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। यानी कि अंग्रेजी में बात करें तो फर्मेंटेशन। अब ये किण्वन या फर्मेंटेशन है क्या, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज आप समझ गए होंगे कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण, है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण को किण्वन कहते हैं। किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किण्वन कह दीजिए, फर्मेंटेशन कह दीजिए, एक ही बात है। और दोस्तों ये वो अभिक्रिया है जिसको आपने अपने घर में बहुत अच्छे से देखा है। आपके घर में ढोकला बना होगा, है ना, खमन, इडली, डोसा, है ना, जलेबी सर्दी के मौसम में बड़े ही अच्छे लगते हैं, है ना। तो इन सबको दोस्तों अगर आपने गौर किया हो तो क्या हाथों हाथ बनाते थोड़ा ना, इनको एक रात पहले या थोड़े समय के लिए इस मिक्सचर को बना करके ढक करके रखा जाता है और उनमें से बबल्स निकल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो वो बबल्स निकलते हैं उसको हम सिंपल भाषा में खमीर उठाना कहते हैं। इनको हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? खमीर उठाना ना, खमीर उठना, उठना या उठाना कहते हैं ना, खमीर उठाना या उठना कहते हैं। और वही खमीर उठना या उठाना वो आपके और कोई नहीं होता दोस्तों, वो आपके किण्वन की ही प्रक्रिया होती है। क्या होता है कि इसको किण्वन ही कहते हैं। इसमें होगा क्या दोस्तों कि ग्लूकोज को जब तोड़ा जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज को जब तोड़ा जाएगा तो इसमें दोस्तों CO2 बनती है प्लस अन्य उत्पाद प्लस कम मात्रा में ऊर्जा। और वो ऊर्जा कितनी होती है दोस्तों? 2 ATP। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब तोड़ा जाएगा दोस्तों, उस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, जिसमें मुख्य उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अन्य उत्पाद बनते हैं और कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। तो दोस्तों यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता दूं कि ये अन्य उत्पाद बन क्या रहा है या हम अन्य उत्पाद क्या बना रहे हैं, उसके आधार पर किण्वन को बांटा गया है। जैसे हम बना रहे हैं एल्कोहल, तो इसको एल्कोहलिक किण्वन कहते हैं। हम बना रहे हैं लैक्टिक एसिड, तो इसको लैक्टिक एसिड किण्वन कहते हैं। हम बना रहे हैं आपके एसिटिक एसिड, तो इसको एसिटिक एसिड किण्वन कहते हैं। हम बना रहे हैं दोस्तों ब्यूटारिक एसिड, तो इसको ब्यूटारिक एसिड किण्वन कहते हैं। बहुत सिंपल है, समझ में आ रही है बात कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के साथ साथ में अन्य उत्पाद बनते हैं और ये इस CO2 को हम बबल्स के रूप में देखते हैं, है ना। जब भी हम ढोकला वगैरह बनाते हैं तो जो बबल्स है उसके रूप में उसको देखते हैं। अब इस प्रक्रिया में देखिए होगा क्या, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। यहां NAD को यूज करके NADH2 का निर्माण किया जाता है। देन 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल में बदल करके पायरुविक अम्ल बना, जो कि हमने देखा था, है ना। अब ये पायरुविक जो अम्ल है NADH2 को खर्च करके आपके क्या बना रहा है दोस्तों, लैक्टिक एसिड। क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड। या फिर इसी पायरुविक अम्ल में NADH2 को खर्च करके एथेनॉल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं दोस्तों, एल्कोहल बना रहे हैं और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें एथेनॉल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहां लैक्टिक एसिड बनता है केवल, और इसी को आपके किण्वन कहते हैं। तो आपके सिलेबस में इतना ही बता रखा है कि भी किण्वन किसे कहते हैं, स्टेप्स बताइए। तो दोस्तों इसी स्टेप्स को आपको लिखना होता है कि ग्लूकोज टूटता है फाइनली किसके रूप में, पायरुविक अम्ल में। अब पायरुविक अम्ल से हमें बनाना क्या है, अगर हमें लैक्टिक अम्ल बनाना है तो NADH2 से लैक्टिक अम्ल बनेगा, और यदि हम एथेनॉल अल्कोहल बना रहे हैं ना, जो भी बियर दारू वगैरह बनाई जाती है वो इसी विधि के द्वारा बनाई जाती है कि फ्रूट आदि को सड़ा करके रखा जाता है और उनके सड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को किण्वन कहते हैं। तो ये है दोस्तों आपके किण्वन। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के जो ये टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो उसको अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और अपने साथी गण को इसको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच।